तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ये सब बहुत बेसिक चीजें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बिना हम लोग आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम के टाइप्स पर भी बात किया था हमने। इसके अलावा बाउंड्री के ऊपर बात किया था जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करते हैं। बाउंड्रीज कितने टाइप्स के होते हैं इस पर भी बात किया था। उसके बाद हमने दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे जो थे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आज हम लोग उसके आगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पर बात करेंगे। इसके अलावा आज जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करने जा रहे हैं वो है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम जेईई मेन में नहीं है, नीट में भी नहीं है, बोर्ड में भी नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस और ओलंपियाड में आपको यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यूलर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग उसे करेंगे भी। लेकिन उससे पहले हमें स्टेट फंक्शन और पाथ डिपेंडेंट फंक्शन दोनों समझने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट फंक्शन एक बेसिक एग्जांपल के साथ। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना। मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा ए और दूसरा पॉइंट है हमारा बी। अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ए से बी के बीच वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चाहे आप कोई भी पाथ ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में वही होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप अगर ये ग्रीन वाला पाथ ले रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, और आप अगर ये रेड वाला पाथ ले रहे हैं, वेव में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, है ना। और आप अगर ये व्हाइट वाला पाथ ले रहे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो पाथ टू पाथ डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन क्या ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का भी चेंज होगा, तो जवाब है नहीं। ठीक उसी तरह से जो पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा कुछ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है जिन्हें हम पाथ फंक्शन भी कहते हैं, उनकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है। तो आइए देखिए, यही डिफिनीशन यहां पर लिखा हुआ है। Those thermodynamic properties whose value only depend on current state of the system, या इसको हम कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उस पर अगर वैल्यू डिपेंड कर रही है तो ऐसे फंक्शन को स्टेट फंक्शन या फिर पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन कह देते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब यहां पर देखें, एक फंक्शन है एक्स, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स जो है वो फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स हो जाएगा। कोई भी पाथ लिया गया है फर्क ही नहीं पड़ता, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज डेल्टा एक्स, नो मैटर व्हाट एवर पाथ इज टेकन, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। कुछ एग्जाम्पल है यहां पर देखें, ये सारे स्टेट फंक्शन है। बात करें प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो डेल्टा पी अगर बात करें, चेंज इन प्रेशर की बात करें, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, किस पाथ से चेंज हुआ है प्रेशर उससे कोई मतलब है ही नहीं। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। उसी तरह से टेम्परेचर, उसी तरह से एनर्जी के सारे फॉर्म, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो या एंट्रोपी हो, ये सारे ही स्टेट फंक्शन है। मेरे ख्याल से आपको स्टेट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखें, अगर किसी को भी प्रूफ करना है कि वो स्टेट फंक्शन है, जैसे एक्स एक फंक्शन है और हमें प्रूफ करना है कि एक्स एक स्टेट फंक्शन है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो साइक्लिक पाथ के लिए, जैसे यहां पर देखिए एक एग्जांपल है, ट्रायंगुलर साइक्लिक पाथ है। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है वापस उसी पॉइंट पर आ जा रहा है। तो साइक्लिक पाथ के लिए चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक पाथ होने की वजह से जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, तो जहां से चले थे वहीं आ गए, तो चेंज क्या होगा, जीरो। और चेंज जीरो है साइक्लिक पाथ के लिए, तो इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना हो कि वो स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए या साइक्लिक पाथ के लिए उसका चेंज जीरो हो जाना चाहिए। यही बातें देखिए यहां लिखी हुई है कि फॉर अ फंक्शन
चेंज अलोंग साइक्लिक पाथ इज जीरो, देन द फंक्शन इज स्टेट फंक्शन। इसी तरह से जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कर रहे होंगे तो वहां पर एंट्रोपी को हम लोग स्टेट फंक्शन प्रूफ करेंगे इसी को यूज करके, तो वहां पर और बढ़िया से आपको इस चीज की फील आ जाएगी। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन करने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऑफ चेंज करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यूलर्स थ्योरम में। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज क्या होता है इसको मैं आपको एक ब्लैंक पेज में समझाता हूं। तो मैथमेटिक्स ऑफ चेंज हम लोग देखते हैं क्या है, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है फाई जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें अगर चेंज इन फाई जानना होगा ना तो चेंज इन फाई हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट इनटू dx प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई कीपिंग x एज कांस्टेंट इनटू dy। ये आपको चेंज इन फाई के बारे में बता देगा। फाई कोई एक्स और वाई का फंक्शन है, यही बातें देखिए यहां लिखा हुआ है, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन चेंज इन फाई दैट इज डी फाई इज गिवन बाय डेल फाई अपॉन डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू dx प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट इनटू dy। इसका एक एग्जांपल इस पर करके देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, आइडियल गैस का अमाउंट गिवन है मतलब नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गया, तो उसका चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम वो फंक्शन हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर का। आप पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो जानते ही होंगे। अगर गिवन अमाउंट ऑफ गैस है तो वहां नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा, तो आर तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो चेंज इन वॉल्यूम वुड बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हम लोग कह सकते हैं डेल वी अपॉन डेल पी कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट इनटू डीपी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट इनटू डीटी, है ना। तो इस तरह से आप चेंज इन वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये है मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। अच्छा, ये अपने सिलेबस में है ना, यूलर्स थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स ऑफ चेंज अपने सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे आगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यही बातें देखिए आगे लिखी हुई भी है, आप रीड कर सकते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम लोग चेंज इन वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं del V upon del P keeping temperature as constant into dP plus del V upon del T keeping pressure as constant into dt. This is mathematics of change. कोई भी प्रॉपर्टीज है अगर वो दो चीजों का फंक्शन है तो उसको हम लोग इस तरह से उसके चेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स ऑफ चेंज को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूलर्स थ्योरम को पढ़ेंगे। तो ये देखिए फिर से हमारा फाई एक फंक्शन था और उसी एक्सप्रेशन को हमने लिखा है, चेंज इन फाई का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने लिखा है। अब अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है, देखें स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन है या नहीं ये प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम पीछे देख चुके हैं कि साइक्लिक पाथ पर उसका चेंज क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और दूसरा तरीका है हमारा यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि फाई अगर दो चीजों का फंक्शन है, जैसे कि एक्स और वाई का फंक्शन है, इसको मैं एक ब्लैंक स्लाइड पर समझाता हूं आपको। फाई जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो आप क्या करें, फाई को पहले डिफरेंशिएट कर ले एक्स के रिस्पेक्ट में कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। अब जो वैल्यू आ रही है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करें। देखें एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहां आपने क्या किया, फाई दो चीजों का फंक्शन था एक्स और वाई, पहले आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर जो टर्म आया उसको आपने वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब ये बराबर हो जाना चाहिए, अगर फाई स्टेट फंक्शन है तो ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, तो फाई को इस बार पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जो आ रहा है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। तो यहां से जो वैल्यू आएगी अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह देंगे कि फाई इज अ स्टेट फंक्शन। यही बात यहां पर देखें लिखी हुई है कि फाई अगर एक्स वाई और दोनों का फंक्शन है तो आप क्या करें, फाई को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, जो आया उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, है ना। इधर देखें
फाई को इस बार पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कीपिंग x एज कांस्टेंट, जो आया उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, है ना, उल्टा कर रहे हैं, यहां पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहां पर स्टेटमेंट है, यहां पर आपको बहुत अच्छा फील नहीं आया होगा, लेकिन इस पर एक एग्जांपल करते हैं जिसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन। चलिए वॉल्यूम को स्टेट फंक्शन प्रूव करना है। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। पीछे हमने देखा कि फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस अगर गिवन है तो वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, है ना, वॉल्यूम को पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट। जो आएगा यहां से उसको हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, उल्टा करें हम, वॉल्यूम को इस बार पहले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, और जो आ रहा है उसको अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। और अगर ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएं तो हम कह देंगे कि वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शन है। यहां पर देखें आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT बाई P। तो वॉल्यूम को पहले nRT बाई P लिख लेता हूं, है ना। इसको पहले कह रहा है कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो अगर इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है तो यहां से मिलेगा माइनस nRT अपॉन P स्क्वायर, है ना। वही अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है हमने, वही अगर nRT अपॉन P को अगर मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होता, कीपिंग प्रेशर एज अ कांस्टेंट, तो यहां से हमें मिल जाता nR अपॉन P। ये दोनों ही चीजें यहां मैं पुट करता हूं, ध्यान से देखते रहें, डेल बाई डेल टी। यहां पर देखें डेल वी अपॉन डेल पी, यहां पर देखें प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, कीपिंग टेम्परेचर एज कांस्टेंट, तो क्या आया था माइनस nRT अपॉन P स्क्वायर, है ना। अब आगे देखें हमने यहां पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था nR अपॉन P, है ना। अब देखें यहां प्रेशर होना चाहिए। अब देखें इसको हम लोग फर्दर प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दोनों तरफ देखें माइनस nR अपॉन P स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं है ना, केवल डिफरेंशिएशन है। तो देखिए यहां पर LHS और RHS दोनों बराबर हो चुका है, LHS और RHS दोनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया है कि फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो स्टेट फंक्शन है। आगे देखें सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहां से खूबसूरत नोट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं जहां पर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये वॉल्यूम किसका किसका फंक्शन है, आर का और एच का। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को आपको स्टेट फंक्शन प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन तो है। क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसको बराबर करेंगे किसके, पहले एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर आर के रिस्पेक्ट। अगर बराबर हो गया तो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। यही यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, है ना। डिफरेंशिएशन कब से मुश्किल होने लगा। चलिए अब अगला है अपना पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ये ऐसे फंक्शन है जिनका पाथ का नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, तभी उस फंक्शन के बारे में हम लोग बता पाएंगे। जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप तभी बता पाएंगे जब एग्जैक्ट पाथ आपको पता हो। केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की मदद से आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, हीट और वर्क। ये दोनों पाथ फंक्शन हैं। हीट और वर्क हम तभी बता सकते हैं जब प्रोसेस का एग्जैक्ट पाथ हमें पता हो। अच्छा वर्क थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वर्क क्या होता है, F.ds, है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो लोग कहते हैं वर्क भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा जो थर्मोडायनेमिक वर्क वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा अदर वर्क से डिफरेंट है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क है और ये पाथ पर डिपेंड करता है। तो हम लोग हीट और वर्क के बारे में बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हीट को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग क्लास 7 से ही हीट के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी रहती नहीं है। तो हीट पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer, देखें ध्यान से, heat is a form of energy which transfer from one object to another। हीट के थ्रू क्या करते हैं ना, हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीकों के ऊपर हमने बात किया था, हीट पर और वर्क पर। दोनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है।
लेकिन हीट के केस में एनर्जी ट्रांसफर होने का रीजन क्या है? रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे ही हम लोग हीट कह देते हैं। हीट डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको डिटेल से हम लोग सेकेंड लॉ में बात करेंगे, इसके ऊपर है ना। नीचे जो डायग्राम दिख रहा है ये भी सेकेंड लॉ का ही डायग्राम है। ये क्या है इसको जरा समझते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं आपके पास 10 जूल हीट है, 10 जूल। तो इस सारे के सारे हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। 10 जूल हीट को आप 10 जूल वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, जबकि अगर आपके पास 10 जूल वर्क है तो उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये असिमेट्री है, अनसिमेट्रिकल है। इसको नेचुरल असिमेट्री भी कहते हैं कि आप सारे हीट को तो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट को जब वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है। जितने भी आप ये मोटर कार देखते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। अच्छे से अच्छे मोटर कार की एफिशिएंसी 50% से कम ही रहती है, क्योंकि ये सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना, और कर भी नहीं सकते। ये हम लोग सेकेंड लॉ में और डिटेल में प्रूफ करेंगे इस चीज को कि सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि सारे वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे हीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में फिर कुछ नए नए टर्म्स, सीपी, सीबी, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टेट फंक्शन से, है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता है ये हमने डिफाइन किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, है ना, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा यूलर्स थ्योरम, है ना, यूलर्स थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में हमारे पास दो ही फंक्शन थे, कौन कौन से? हीट और वर्क। वर्क में भी कौन सा? थर्मोडायनेमिक वर्क। उसके बाद हम लोगों ने हीट को डिफाइन किया। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि सारा वर्क हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये नेचुरल असिमेट्री है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।